हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में, या फिर हम बोले हमारे सेल साइकिल के डिवीज़न फेज़ के बारे में। अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो देखिए, एनिमल्स में जो हमें माइटोटिक सेल डिवीज़न है ना, वो सिर्फ डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलती है। मोस्टली एनिमल्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कुछ इंसेक्ट्स में अगर हम लोग बात करें, जो मेल हनी बी है, जो ड्रोन है, उनका कंप्लीट बॉडी ही हेप्लॉइड होता है, तो उनकी बॉडी में हमें माइटोसिस हर जगह सोमेटिक सेल्स में देखने को भी मिलती है। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तो हमें उनके हेप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों सेल्स में देखने को मिलती है माइटोसिस। अब माइटोसिस को जो है हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न? अगर हम लोग पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स को कंपेयर करें ना, तो उनके क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। तो यानी कि माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। 2n से चाहे 2n बनाना हो, n से n बनाना हो, हेप्लॉइड से हेप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड बनाना हो, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हमारा कंप्लीट बॉडी में कितने बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये सब एक ही सेल से बने हैं, सिंगल सेल जाइगोट से। बार बार उसमें रिपीटेड माइटोसिस हुआ, उसकी वजह से इतने सारे सेल्स मिले। या फिर सेल में रिपेयर करना हो गया, या फिर कहीं इंजरी हो गई, वहाँ पे हमें नए सेल्स की ज़रूरत है रिपेयर के लिए। या फिर न्यू सेल्स बनाना, जैसे कि हमारी ब्लड सेल्स जो हो गई, फॉर एग्जांपल आरबीसी जो है, हर 20 डेज में न्यू आरबीसीज बनती हैं, है ना। या प्लांट्स की बात करें तो मेसमेटिक सेल की वजह से जो कंटिन्यूस ग्रोथ चलता रहता है, उनमें माइटोसिस होता रहता है। अगर हम लोग डिवीज़न फेज की बात कर रहे हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने माइटोसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बिफोर गोइंग टू मोर फर्दर फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जो कि हम लोग 4 फेज में डिवाइड करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलाफेज। हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो है ना पूरा प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यानी कि ऐसे क्लियर कट लाइंस नहीं है डिफरेंट फेजेस के बीच में। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट फेज पे, प्रोफेज। प्रोफेज में होता क्या है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जो सेंट्रोजोम्स हैं, जिनके अंदर सेंट्रियोल्स हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। साथ में ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही कंप्लीट डिसअपियर हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि यस, प्रोफेज कंप्लीट हो गया है। और उस टाइम तक क्रोमेटिन का भी कंडेंसेशन हो जाता है। तब हमें मेटाफेज में जाने से पहले एक हमें ट्रांजिशन स्टेप भी दिखाई देता है। इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं, उनसे स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। अब सेंट्रोसोम से ना कुछ माइक्रोट्यूब्यूलर रेडिएशंस भी निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एस्टर्स। एस्टर्स आर बेसिकली स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं। स्पिंडल फाइबर जो हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो कि स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं। तो एस्टर्स जो है स्पिंडल्स को हेल्प करते हैं पोजीशनिंग में, कि भाई डिवीज़न प्लेन जो है सेल का वो कहाँ है। अगर हम लोग स्पिंडल फाइबर्स को बात करें तो एस्टर्स तो स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर पे, और डिवीज़न में हेल्प कर रहे हैं। क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ब्रेक करने के बाद क्रोमेटिड्स का सेपरेट होना, यानी कि एक माइटोटिक अपरेटस क्या होता है, जिसमें 2 स्पिंडल फाइबर हो और 2 एस्टर हो और स्पिंडल फाइबर्स हो, उसको हम बोलते हैं एक माइटोटिक अपरेटस। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम की। प्लांट्स में तो सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, यानी कि एस्टर्स भी नहीं होंगे, वहाँ पर होती है एन एस्ट्रल डिवीज़न, ना स्पिंडल फाइबर्स होती। एनिमल्स में जो है एस्ट्रल डिवीज़न होता है, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड फेज पे, मेटाफेज कैरियोकाइनेसिस का। अब इसमें क्रोमोसोम्स के ऊपर, काइनेटोकोर के ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं। सारे क्रोमोसोम्स ना ऐसे इक्वेटर पे, सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे। जो ये प्लेट बनी है सेंटर पे, इसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज जो है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है। क्रोमोसोम्स जो है मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। अगर हम लोग एनाफेज की बात करें, नेक्स्ट स्टेप एनाफेज, यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर जो है वो ब्रेक हो गया है, स्प्लिट हो गया है, और क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो गए हैं, और साथ में क्रोमेटिड जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब एनाफेज जो है क्रोमोसोम की एनेटमी या शेप को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट फेज, टीलोफेज। क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं। अब क्रोमोसोम्स ने जो हमारे
जो क्रोमेटिड्स थे, जो क्रोमोसोम्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने डिकंडेंस करना शुरू कर दिया है। हमारा न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो सब प्रोफेज में गायब हुआ था वापस आना शुरू हो गया है। तो हमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, और 2 सेल्स बन जाती हैं। देखिए साइटोकाइनेसिस की अगर हम लोग बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स में थोड़ा अलग है। देखिए प्लांट्स में तो सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल्स में होती है, एक रिजिड सेल वॉल है। अब प्लांट्स में होता क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन ना एक ऐसा रिंग जैसा माइक्रोफिलामेंट का रिंग बना लेते हैं ऐसे, और उसको बाहर से अंदर की तरफ कंप्रेस करना शुरू करते हैं। छोटा होता जाता है वो रिंग, और ऐसे एक क्लीवेज और फर्रो सा बन जाता है, आउटसाइड टू इनसाइड, पेरीफेरी टू सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल डिवीज़न। प्लांट्स की बात करें तो अब रिजिड सेल वॉल है बाहर, तो ये अंदर से शुरू करते हैं। तो सेंटर पे जो है ना ईआर और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फ्रेगमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो ना ऐसे कंप्लीट सेल प्लेट बना देते हैं मिडल लेमिला से। मिडल लेमिला के जो हमारे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको रिलीज़ करके, जिसको हम सेल प्लेट को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमोब्लास्ट। फ्रेगमोब्लास्ट। अब जो सेल प्लेट फॉर्मेशन जो हुआ ना वो सेंटर से पेरीफेरी हुआ, यानी कि अंदर से बाहर की साइड, तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिवीज़न। अब कुछ कुछ जगहों पर हमें जो है कैरियोकाइनेसिस दिखाई देता है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता उसके बाद, यानी कि न्यूक्लियस का नंबर तो बढ़ जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंक्शियम कंडीशन। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जो एंडोस्पर्म का लिक्विड एंडोस्पर्म है कोकोनट का, वहाँ पर, या फिर जो हमारी फाइकोमाइसिटीज़ थी उसमें हमें सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिली थी। तो ये भी कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हुआ बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो ऐसे हमारा पूरा डिवीज़न फेज चलता है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।